हाय फ्रेंड्स। आज का मेरा लेक्चर है डेवलपमेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर कि सीएसआईआर नेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। आज हम उनको डिस्कस करेंगे और आपका स्वागत है लव्यांश लाइफ साइंस पर। और मैं बहुत से ऐसे लेक्चर्स लेके आता हूँ जो कि सारी जो बायोलॉजिकल एग्ज़ाम्स है उसके से रिलेटेड सीएसआईआर नेट गेट बार एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस को लाता हूँ। मैंने अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी की एक पूरी सीरीज़ बना दी है, मोलिकुलर बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड करते आ रहा हूँ। एंड मैंने डेवलपमेंट बायोलॉजी के जितने भी सीरीज़ बनाई थी उनके लिए मैं अब सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ये लेक्चर्स बनाया हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन तो कैंसर इज ऑफ्टन बिलीव टू एरिस फ्रॉम स्टेम सेल rather than fully differentiated cell. Following are certain view related to the above statement. Which one of the following is not correct? तो कैंसर सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कभी भी सीएसआर नेट के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्टली क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली पहले पढ़े, अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, कभी कभार क्या होता है कि हम करेक्ट स्टेटमेंट को राइट करके आ जाते हैं, बट इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। पहले तो ये चीज़ देखना चाहिए कि क्वेश्चंस में पूछा क्या है। तो इसमें क्या बोला है, कैंसर सेल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। देन फर्स्ट अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड, स्टेम सेल डिवाइड नहीं करती। तो फर्स्ट ही स्टेम सेल डिवाइड करती है, अगर आपको पता हो तो स्टेम सेल डिवाइड करती है। स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली स्टेम सेल के बारे में अगर हम पढ़े तो ठीक अगर हम स्टेम सेल के बारे में पढ़ें तो स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल के पास में टू प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्टली क्या होता है, टू प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है सेल्फ रिन्यूअल की एंड डिवाइडेड की, है ना। वो क्या करती है, उसके फेट में जो भी इसको कोई फेट को अचीव करना है उसमें डिवाइड करती है। जैसे कि फेट में डिवाइड होती है एंड देन वो सेल्फ रिन्यूअल करती है। जैसे कि ये स्टेम सेल है, एक स्टेम सेल ग्रीन कलर की, तो ये क्या करेगी, ये ग्रीन कलर की सेल और बनेंगी और एक दूसरा फेट की सेल, एक फेट की सेल और बनेंगी। मतलब ये खुद को भी रिन्यूअल कर रही है और एक सेकेंड फेट जो, अगर हम एक स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट होती है, पोटेंट टाइप की होती है, क्योंकि वो सम टाइम जो भी सम फैट्स को फॉर्म करने का काम करती है ना। तो अगर हम देखें तो स्टेम सेल के बारे में मैंने आपको बताया है ना। और अगर स्टेम सेल जो होती है टू टाइप से डिवाइडेड होती है, अगर अपन देखें तो टू टाइप से डिवाइड होती है। एक कौन सी होती है, सिमेट्रिक स्टेम सेल, और एक होती है असमेट्रिक स्टेम सेल। मैंने आपको बताया बेसिकली क्या होती है स्टेम सेल की प्रॉपर्टी की, वो सेल्फ रिन्यूअल भी करती है एंड देन डिवाइड भी करती है। जो भी इसको फेट के अंदर डिवाइड होना होता है उस फेट के अंदर डिवाइड भी करती है। और मैंने ये बताया अभी कि स्टेम सेल जो होती है टू टाइप से डिवाइडेड है ना, टू टाइप से डिवाइडेड है। फर्स्ट सिमेट्रिक स्टेम सेल। सिमेट्रिक स्टेम सेल क्या होती है, इसको हम एक भाषा से बोलते हैं जो आपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा होगा उस वाले उसको, इसको हम बोलते हैं प्रोजिनेटर सेल। प्रोजिनेटर सेल आपने बहुत से लेक्चर्स में मेरे पढ़ा होगा, प्रोजिनेटर सेल के बारे में मैंने बताया है। तो प्रोजिनेटर सेल क्या होती है, प्रोजिनेटर सेल, इसको मैं यहाँ डैश करके बता रहा हूँ, सॉरी ये मेरे पीछे आ जाएगा थोड़ा। तो प्रोजिनेटर सेल क्या होती है, ये इसके पास ये एक प्रकार की सिमेट्रिक स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल, सिमेट्रिक स्टेम सेल मीन्स क्या होता है कि ये ओनली क्या करती है, जो भी इसको फेट को डिटरमाइन करना है उस फेट सेल में डिवाइड होती है बस, है ना। ओनली फेट सेल में डिवाइड होती है। सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी जो होती है इसमें नॉट फाउंड, है ना। इसमें सेल्फ रिन्यूअल की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया हो। और असमेट्रिक सेल, मैंने क्या बोला, सिमेट्रिक सेल को एक दूसरे नाम से प्रोजिनेटर सेल भी कहते हैं ना। प्रोजिनेटर सेल जो होती है, आप याद रखना कि इसमें ओनली जो फेटेड होता है उसमें ही डिवाइड करती है। और जो असमेट्रिक सेल डिवीजन है, असमेट्रिक सेल डिवीजन के पास में एक प्रॉपर्टीज होती है जो कि सेल्फ रिन्यूअल भी करती है एंड फेट सेल में डिवाइड भी होती है ना।
तो आपको स्टेम सेल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए जो डेवलपमेंट बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। एकदम जो भी डेवलपमेंट बायोलॉजी में वर्ड्स यूज़ होते हैं, प्रोजीनेटर सेल, स्टेम सेल, तो ये सेल क्या होती है, एक प्रकार की उनके पास में एक फैट होता है जिसमें वो डिवाइड होती है ना। और अगर हम बात करें कैंसर सेल भी क्या होती है, कैंसर सेल भी एक प्रकार की स्टेम सेल हो सकती है। स्टेम सेल भी कैंसर सेल हो सकती है। देन क्या होता है, अगर कोई स्टेम सेल है, अगर इसमें म्यूटेशन होता है, ये हमारे पास क्या है, स्टेम सेल। देन इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो म्यूटेशन होने के बाद में जो रेड सेल कलर की सेल बनी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैंसर स्टेम सेल। तो इसमें भी दोनों में सेम प्रॉपर्टी होती है। बट कैंसर सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इमॉर्टल होती है, इमॉर्टल होती है। देन स्टेम सेल का एक ऐसा, स्टेम सेल का अगर मैं एक फंक्शन बताऊँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ, तो स्टेम सेल क्या करती है, नीश, इसका वाला नीश जो होता है, नीश बोले तो एक ऐसा एरिया, मतलब ये इतना एरिया है जो इस स्टेम सेल की ग्रोथ के लिए, स्टेम सेल जो भी फेट में डिवाइड हो रही है, लाइक वाइज अगर हम बोले ग्रीन सेल में डिवाइड हो रही है, तो एक ग्रीन सेल के फेट में जितना इसका वाला नीश है, नीश मतलब क्या होता है, जहाँ पर उसको इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है और उसकी सेल को डिवाइड होने के लिए सफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। नीश क्या है, इन्वायरमेंट ऑफ स्टेम सेल फॉर देयर डिवाइडिंग, है ना। उसके डिवाइड होने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, लाइक हम क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंट में हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन, उसका ये इसका न्यूट्रिशन जो है अवेलेबल है ना। स्टेम सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब तक उसको उसके इन्वायरमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है तब तक वो डिवाइड होते जाती है। एंड देन जैसे ही अगर कभी वो स्टेम सेल हमारे इन्वायरमेंट से बाहर निकल जाती है, देन क्या होता है, अगर कभी हम किसी स्टेम सेल को इन्वायरमेंट से बाहर निकालते, देन ये क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिफ्रेंशिएटेड, है ना। तो ये चीज रखना, डिफ्रेंशिएटेड सेल या डिटरमाइंड सेल, डिटरमाइंड सेल, ये सेल जो होती है, इनको ये एक प्रकार की ऐसी सेल होती है जो कि अपने फेट के लिए डिटरमाइंड होती है कि हाँ, अगर कोई ये सेल है जिसको लेग बनाना है तो वो लेग ही बनाएंगी, है ना। तो ये सेल डिटरमाइंड कब होती है, कोई अदर एक सेल है जिसको हैंड बनाना है, वो हैंड ही बनाएंगी, है ना। तो ये सेल डिटरमाइंड कब हो रही है, जब वो उसके नीच से अलग हो जाती है ना, नीच से बाहर आ जाती है। नीच क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिशनल इन्वायरमेंट है जो कि किसी भी सेल को डिवाइड होने के लिए एक इन्वायरमेंट, सफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे ही वो उस इन्वायरमेंट से बाहर आ जाती है, देन डिफरेंशिएट हो जाती है और डिटरमाइंड हो जाती है ना। तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी कि नीश क्या है, स्टेम सेल क्या है। तो सारी चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको सारी चीज़ समझाई। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि स्टेम सेल डिवाइड नहीं होती, नहीं, स्टेम सेल डिवाइड होती है, देयरफॉर रिक्वायर फीवर चेंज टू बिकम अ कैंसर सेल, है ना। चेंज बोले तो अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज हो रहा है, या फिर सम टाइम जो भी हम बोल रहे हैं फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, कैंसर सेल, है ना। कैंसर सेल कैन सेल्फ रिन्यूएबल, मैंने आपको बताया सेल्फ रिन्यूएबल की प्रॉपर्टी होती है। बट इसमें क्या होता है, स्टेम सेल के थोड़ा एक कि इमॉर्टल होती है, देन इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है ना। कॉन्टैक्ट इनिबिशन अब्सेंट होता है। कॉन्टैक्ट इनिबिशन मीन्स क्या होता है, कैंसर सेल के पास में जैसे कि एक ये इन्वायरमेंट है, मैंने आपको बताया, ये इन्वायरमेंट जैसे ही मतलब ये फिलअप होता है पूरा पूरा, तो ये आपस में कॉन्टेक्टली इनिबिट करते हैं, है ना। जो एकदम याली सेल होती है, एकदम हम बोल सकते हैं कि इसके नीच के लास्ट वाली सेल, जहाँ पर नीच का एंड है, वो एंड वाली सेल क्या करती है, ऐसे सिग्नल्स को प्रोवाइड करती है। ये नॉर्मल स्टेम सेल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेम सेल की, कैंसर सेल नहीं। नॉर्मल स्टेम सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्टेम सेल के अंदर जहाँ पर नीश इसका वाल खत्म होता है, तो वहाँ की सेल जो होती है सिग्नल देती है कि उसकी जो भी ग्रोथ है उसको रोक दिया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनिबिशन, है ना, इनिबिशन। और जो स्टेम सेल होती है, हम कैंसर स्टेम सेल की बात करें, कैंसर स्टेम सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनिबिशन जो होता है एब्सेंट होता है, तो इसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर ग्रोथ होती जाती है। ग्रोथ होकर क्या बनाता है, एक मास ऑफ द सेल, एक सेल का मास बनाता है ना, जो कि एक अनकंट्रोल कैंसर को हम क्या बोल सकते हैं, कैंसर सेल क्या होती है, एक प्रकार का अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बोले तो इसको किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, कंट्रोल्ड मास ऑफ सेल, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जनरेट
as well as generate a non-stem cell population of the tumor. Teratocarcinomas. Teratocarcinomas means क्या होता है? टेराटोजेंस क्या होते हैं? एक प्रकार के ऐसे केमिकल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? सिंथेटिक केमिकल होते हैं, ना। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है? सिंथेटिक मीन्स वो होता है कि जो इंसानों के द्वारा या फिर मनुष्य के द्वारा बनाए गए सिंथेटिक केमिकल्स, है ना। सिंथेटिक केमिकल्स है जो कि अगर बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर हम इंजेक्ट करें, तो ह्यूमन बॉडी में इंजेक्शन के बाद में क्या होता है? जो भी हमारे पास हार्मोनल, ये हार्मोन के एनालॉग होते हैं, लाइक अगर हम का बात करें थायराइड हार्मोन की, तो ये क्या करेंगे? ये जैसे कि टेराटोजन अगर मैं आपको सिग्नलिंग के थ्रू समझाऊँ तो ये क्या है? एक प्रकार का थायराइड हार्मोन है ना, ये थायराइड हार्मोन है, और ये जाकर बाइंड कर रहा है किसके ऊपर? थायराइड रिसेप्टर के ऊपर, है ना। तो टेराटोजन क्या होता है? टेराटोजन भी जो होता है एनालॉग होता है, एक दूसरे के सेम टू सेम होता है, और ये क्या करता है? इस रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड कर जाता है, और ये थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है ना। इस बाइंड करके इसके हार्मोनल जो भी हमारे पास पाथवे इसके वाले हार्मोनल पाथवे के अंदर क्या कर देता है? फ्लक्चुएशन कर देता है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या करता है? कैंसर फॉर्मिंग एजेंट है ना, टेराटोजेंस भी। स्टिमनेस जीन कैन ऑफ्टन फंक्शन एज द ऑन्कोजीन। स्टिमनेस जीन क्या होता है? स्टिमनेस जीन एक प्रकार के ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन मीन क्या होता है? कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन, है ना। कैंसर प्रोड्यूसिंग जीन होता है, जो भी कैंसर कॉज करने वाले जीन्स है उसको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ना। तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मैंने सारी चीज समझाई। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। गिवन आर द सर्टेन फैक्ट विच डिफाइन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट एम्ब्रियो। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये इस वर्ड्स का मतलब समझाया था कि डिटर्मिनेशन कब होता है। कोई भी स्टेम सेल अगर उसके नीचे से बाहर आ जाती है तो एक डिटरमाइंड हो जाती है। डिटर्मिनेशन मतलब कि कोई भी सेल उसके फेट के लिए डिटरमाइंड हो कि हाँ उसको वही फेट बनाना है और दूसरा कोई फेट नहीं बनाना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को कौन सी स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिफाइन कर रही है? अ सेल हैव मेड अ कमिटमेंट टू द डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, है ना। सेल क्या करती है? सेल हैज कमिटमेंट करती है कि वो डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेल, फर्स्टली कोई भी सेल जो होती है स्पेसिफिकेशन में जाती है। स्पेसिफिकेशन में अच्छे मैं इसको बोर्ड पर समझाता हूँ। डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर कोई भी सेल अगर कभी प्रोड्यूस होती है तो सबसे पहले क्या करती है? स्पेसिफिकेशन में जाती है। स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पर वो एक दृढ़ निश्चय लेती है, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि हाँ अगर हम ह्यूमन की बात करें, जैसे कि हाँ अगर कोई मेरे को काम करना है तो ये कमिटमेंट करती है उस स्पेसिफिकेशन के लिए। क्या करती है? हाँ कि मेरे को लेग बनाना है ना। भाई इसमें ओनली बस स्पेसिफिकेशन करा है कि हाँ लेग भी बनाएंगी, फिर हैंड बनाएंगी, है ना। मतलब इसने कमिटमेंट की है, पर ये कमिटमेंट क्या होता है? चेंज हो सकते हैं। इस स्पेसिफिकेशन का हम क्या हो सकते हैं? ये रिवर्सिबल टाइप का होता है, रिवर्सिबल टाइप का, है ना। रिवर्सिबल हो सकता है कि उसके स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकती है। एंड देन लास्ट में क्या होता है? कमिटमेंट की जो सेकेंड स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वो एक कोई भी फेट को अचीव करने के लिए डिफरेंशिएट होती है। मतलब अगर कभी उसको लेग बनाना है तो लेग बनाने के लिए वो क्या हुआ? डिफरेंशिएट हो गए, मतलब उसने कमिटमेंट कर ली कि हाँ मेरे को अब लेग बनाना है। कमिटमेंट तक भी स्टेज जो होती है ये हमारे पास रिवर्सिबल होती है ना, रिवर्सिबल टाइप की होती है। पर डिफरेंशिएशन हमारे पास एक ऐसी स्टेप है जहाँ पर वो किसी भी कमिटमेंट को डिफरेंशिएट कर जाती है। एंड इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? वो किसी भी फेट के लिए क्या हो गई? डिटरमाइंड हो गई। अब उसको कोई भी सिग्नल जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो डिफरेंशिएशन प्रोग्राम बना लेती है ना। तो ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। अ फेज वेयर स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्शन ऑक्यूर इन द एम्ब्रियोनिक सेल। नहीं, ऐसा कोई बायोकेमिकल एक्शन नहीं करती है डिटर्मिनेशन के लिए। ये डिटर्मिनेशन के क्या हो रहा है? एक प्रकार के डिफाइन कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है।
द सेल कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू डिफरेंशिएशन सिग्नल, नहीं, डिफरेंशिएशन सिग्नल के लिए अगर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी तो ये कोई भी फेट के लिए डिटरमाइन नहीं हो पाएंगे, है ना। डिफरेंशिएशन सिग्नल क्या होता है, किसी भी फेट को डिटरमाइन करने के लिए सिग्नल्स आना, तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। अ फेस वेयर इंडक्टिव सिग्नल ट्रिगर सेल डिफरेंशिएशन, नहीं, सेल कोई भी इंडक्टिव सिग्नल, इंडक्टिव मीन्स क्या होता है कि एक ऐसी सेल जो कि सिग्नल्स को देती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सिग्नल, है ना, इंडक्टिव सेल। और जो सेल इस जो भी रिस्पॉन्ड करती है इसके सिग्नल्स को, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्डर सेल, रिस्पॉन्डर सेल, या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेंट सेल, है ना। आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव सिग्नल क्या होता है, तो क्या होता है कि उसके सिग्नल्स के लिए डिटरमाइंड रहते हैं, डिफरेंशिएटेड रहते हैं, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही, तो थर्ड आएगा हमारा सी आंसर, हमारा आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन एक्सपेरिमेंट, अ चिक एम्ब्रियो वेयर द लेग मेसेनकाइम इज प्लेस्ड डायरेक्टली बिनेथ टू द विंग ऑफ द एपिकल एक्टोडर्मल। मतलब क्या बोल रहा है कि जो विंग है, विंग बोले तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, हम फोर लिम की बात कर रहे हैं ना। फोर लिम क्या, ये मतलब जो कि विंग बना रहा है, और हमारे पास हिंड लिम जो होता है, ये हिंड लिम, ये मेरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, अगर आप मैं इसकी लेक्चर की सारे इसकी प्लेलिस्ट इस पर अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। मैंने इस लेक्चर्स में सारी चीज़ें डिटेल वाइज, जीन वाइज समझाई है। और ये हमारे पास क्या है, हिंड लिम, हिंड लिम, और ये फोर लिम। देन क्या होता है, इसके अंदर जो यहाँ पर सेल्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मेसेनकाइम सेल, मेसेनकाइम सेल। और यही सेल जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फेट को अचीव करने के लिए। अचीव बोले तो क्या होता है, मतलब कि लिम बनाने के लिए या फिर फोर लिम बनाने के लिए, हिंड लिम बनाने के लिए, है ना। कि है इसको फोर लिम क्या बनाता है हमारे पास, विंग्स, और हिंड लिम हमारे पास क्या बनाता है, लेग का फॉर्मेशन करता है। तो अगर हमने कोई मेसेनकाइम सेल, इसके बाहर जो ये एक परत होती है जो इसको हम बोलते हैं एपिकल एक्टोडर्मल रीच, ये ओनली बस जो मेसेनकाइम सेल्स को स्टिमुलेट करती है, और मेसेनकाइम सेल ही स्पेसिफाई होती है कि उसको फोर लिम बनाना है या हिंड लिम बनाना है, और इसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एपिकल एक्टोडर्मल रीच, है ना। तो क्या होता है कि मेसेनकाइम सेल को अगर कभी हिंड लिम की मेसेनकाइम सेल को अगर हम कभी फोर लिम की मेसेनकाइम फोर लिम की एपिकल एक्टोडर्मल रीच के अंदर अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, यहाँ पर अगर ट्रांसप्लांट करते हैं, देन क्या होगा कि विंग के साथ, विंग के एंड पर क्या होगा, लेग फॉर्मेशन हो जाएगा ना, लेग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डिस्टल हिंड लिम क्या होता है यहाँ पर, हिंड लिम, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या कर रहे हैं, चिक एम्ब्रियो लेग मेसेनकाइम, लेग की मेसेनकाइम से लेग कौन बना रहा है हमारे पास, हिंड लिम बना रहा है। तो डिस्टल हिंड लिम स्ट्रक्चर डेवलप एट द एंड ऑफ द लिम, ये सही है। अ कंप्लीट हिंड लिम विल फॉर्म इन द रीजन वेयर द फोरलिम शुड बी, नहीं, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि फोरलिम की जगह पर हिंडलिम कंप्लीट बनता है, नहीं, हिंडलिम तो पूरा बने, फोरलिम तो बनेगा ही, क्योंकि उसके एपिकल एक्टोडर्मल रीच के ऊपर ट्रांसप्लांट करा है। ऐसा तो नहीं कि हाँ जो फोरलिम की मेसेनकाइम सेल है उसको हटाकर हिंडलिम की मेसेनकाइम सेल को ट्रांसप्लांट करा है, तो हम ये स्टेटमेंट सही कर सकते हैं। द फोरलिम वुड फॉर्म नॉर्मली, नहीं, फोरलिम नॉर्मली फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि उसके एंड पर, क्योंकि उसके जो एंड पर है जहाँ पर एपिकल एक्टोडर्मल रीच प्रेजेंट है, वहाँ पर लेग मेसेनकाइम ट्रांसप्लांट हो गई। और मेसेनकाइम सेल के पास में एक स्पेसिफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी फोरलिम या हिंडलिम के लिए फॉर्मेशन के लिए सिग्नल्स रखती है। नाइदर अ फोरलिम नॉर अ हिंडलिम वुड बी फॉर्म, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, दोनों ये भी नहीं फॉर्म हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इफ यू रिमूव अ सेट ऑफ द सेल फॉर्म एन ईयरली एम्ब्रियोनिक, ईयरली एम्ब्रियो से अगर हम कोई सेल्स को रिमूव करते थे, यू ऑब्जर्व दैट द एडल्ट ऑर्गेनिज्म लैक द स्ट्रक्चर वुड हैव बीन प्रोड्यूस। तो एडल्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर लैक होता है, मतलब अब्सेंट होता है ना। अगर कभी हम ईयरली एम्ब्रियो से अगर कोई भी सेट को रिमूव करते हैं तो वो एडल्ट में अब्सेंट होता है। फ्रॉम दिस देयर फॉर ऑर्गेनिज्म सीन टू है अंडरगो, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, कोई भी सेल जो होती है इसके पास में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी इन्वायरमेंट में डाल दे तो वो उसके फेट को ही अचीव करेंगे। जैसे कि अगर हम माने कि ये सेल है और ये सेल क्या कर रही है, ये सेल लेग बनाने के लिए स्पेसिफाई है, हाँ, कि ये लेग ही बनाएंगी, है
है ना, इसके पास ओनली लेग बनाने के सिग्नल्स है। तो अगर कभी हमने इस लेग वाली सेल को अगर कभी हम हैंड वाली सेल में डाल दे तो फिर भी ये क्या करेगी, ये वहाँ पर हैंड वाली सेल में अपन मतलब हैंड वाला इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको, आजू बाजू जहाँ पर हैंड वाले सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, तो ओनली यही सेल लेग का फॉर्मेशन करेंगी, बाकी सारी सेल जो हैंड बनाएंगे, है ना। तो इस सेल को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमसली सेल। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन सेल क्या होती है, अगर माना ये लेग वाली सेल है, देन अगर हम उसको हैंड वाले इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं जहाँ पर ये सारी सेल, ये सेल जो है यहाँ पर हैंड बनाने वाली सेल है, और जो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि ये जो है एक लेग बनाने वाली सेल्स है ना। इन लेग बनाने वाली सेल्स में अगर हमने कोई हैंड वाली सेल, हैंड बनाने वाली सेल अगर यहाँ पर इंक्लूड कर दी है ना, तो हैंड बनाने वाली सेल जैसी इंक्लूड करी तो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, ऑटोनोमस में ये सेल जो होगी ये ओनली हैंड बनाएंगे, है ना, हैंड फॉर्म करेगी, और जो बाकी सेल्स है, बाकी सेल्स, ये सेल्स क्या करेंगी, इनके पास में यहाँ पर सिग्नल्स है। अगर हम बात करें इस टाइप के सिग्नल्स की, तो ये जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स क्या है, हैंड बनाने के लिए इसको सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पर ये सेल्स क्या है, ये हैंड, ये सॉरी और लेग बनाने के लिए सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं लेग वाली सेल। तो ये सारी सेल क्या बनाएंगी, लेग बनाएंगी, है ना, बट ये अकेली सेल जो होगी ओनली है हैंड फॉर्म करेगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अगर ये सेल जहाँ हैंड बनाने लेग बनाने वाली सेल है, वहाँ पर अगर हम हैंड बनाने वाली सेल को ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है कि सारी सेल, मतलब ये वाली सेल भी क्या होती है, ये भी लेग का फॉर्मेशन कर देती है ना, ये भी लेग बना देती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका जो बाहरी इन्वायरमेंट है याला, ये इन्वायरमेंट इसको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं लेग बनाने, हैंड बनाने, सॉरी लेग बनाने के लिए, तो ये भी लेग बना देगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, मतलब जो कंडीशन के हिसाब से बदल जाए। ऑटोनोमस मतलब जो कंडीशन कैसी भी हो वो उसके एक प्रकार का डिटरमाइंड है, उसके फेट के लिए डिटरमाइंड है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। तो ये तो नहीं होगा। अगर हम बात करें मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट की, तो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन मतलब एक ऐसा सिग्नल, ऐसा सिग्नल जो किसी भी फेट, किसी भी सेल के फेट को चेंज करे, वह क्या कहलाता है, मॉर्फोजेनेटिक स्पेसिएशन, है ना। मॉर्फोजेनेटिक स्पेसिएशन में अपन हम बोल सकते हैं एक प्रकार का एंडोक्राइन सिग्नलिंग, है ना। मतलब क्या होता है, एक प्रोटीन जो कि किसी भी सेल के फेट को चेंज कर सके। और साइनकाइटियल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, मतलब साइनकाइटियल स्पेसिफिकेशन में एक प्रकार का क्लीवेज पैटर्न है जो कि किस में पाया जाता है, ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में इसमें क्या होता है कि फर्स्टली किसी भी सेल का न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवाइड होगा, न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवाइड होगा इस टाइप से, है ना। एंड देन क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पर चले जाते हैं इस टाइप से। ये मैंने सारा आपको एक ड्रोसोफिला का जो लेक्चर लिया उसमें पूरा कंप्लीट बताया है, स्टेप बाय स्टेप में कौन कौन से जीन रिक्वायर होते हैं, कौन सी प्रोसेस, कौन सी जीन के लिए कौन सी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, साइनकाइटियल ब्लास्टोडर्म, साइटोप्लाज्मिक ब्लास्टोडर्म, ये सारी चीज़ें बताई। एंड देन क्या होता है यहाँ पर कि वह सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल फॉर्म हो जाती है ना, और इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्लास्टोमियर। एंड लास्ट में स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार के स्पेसिफिकेशन क्या बोलते हैं, साइनकाइटियल स्पेसिफिकेशन, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस में क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डोज डिपेंडेंट ऑफ रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड की अगर हम बात करें तो रेटिनोइक एसिड क्या होता है, ये एक प्रकार का मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट है। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट अभी मैंने बताया था, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर हम ऐसी बात करें तो ये जो ब्लू इन्वायरमेंट है और ये जो रेड इन्वायरमेंट है ना, ये रेड इन्वायरमेंट है। तो ये क्या होता है, अगर किसी जैसे कि हम यहाँ रेटिनोइक एसिड की बात करें तो रेटिनोइक एसिड और या फिर FGF, है ना, ये एक सेलामेंडर के अंदर था, सेलामेंडर के अंदर ही बोल सकते हैं हम। और क्या बोल सकते जो अभी मैंने बताया आपको हैंड का, सेलामेंडर और उसका,
तो मैंने ये लेक्चर अच्छे से बनाया है, तो आप इसका देखना। तो रेटिनोइक एसिड क्या करते हैं, ये प्रोक्सोमियल पार्ट के लिए, प्रोक्सोमियल पार्ट के लिए, जैसे जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेटिनोइक एसिड होता है वहाँ पर ये प्रोक्सोमियल पार्ट बनाता है, मतलब क्या होता है, शोल्डर, शोल्डर है ना। और जहाँ पर एफजीएफ का सिग्नल हाई कंसंट्रेशन में होता है वहाँ पर क्या बनते हैं, फिंगर्स। फिंगर्स मतलब जैसे अगर हम किसी हैंड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से हैंड होता है हमारा पास, है ना। तो ये जो है यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन किसका है, रेटिनोइक एसिड का, एंड देन यहाँ पर एफजीएफ का हाई कंसंट्रेशन है ना। तो अगर रेटिनोइक एसिड का हाई कंसंट्रेशन होता है तो वहाँ पर ओनली प्रोक्सोमियल पार्ट बनेगा, है ना, प्रोक्सोमियल पार्ट बनेगा। और अगर जहाँ पर एफजीएफ का कंसंट्रेशन होता है वहाँ डिस्टल पार्ट बनेगा। तो हमारे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, डोज ऑफ डिपेंडेंट ऑफ रेटिनोइक एसिड treatment support the notion of gradient of retinoic acid can act as the morphogen along the proximal distal axis in the development and a certain fact related to the above notion। जहाँ पर रेटिनोइक एसिड के सिग्नल्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा गया। द ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड, मतलब हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड का अगर ट्रीटमेंट दे देन क्या होगा, द प्रोक्सोमियल ब्लास्टेमा टू बी रीस्पेसिफाइड एज द डिस्टल ब्लास्टेमा। तो ये क्या बोल रहा है कि जहाँ पर रेटिनोइक एसिड का एक कंसंट्रेशन होगा वहाँ पर प्रोक्सोमियल पार्ट जो है डिस्टल पार्ट में चेंज हो जाएगा, नहीं ये तो गलत है। ये हो सकता है डिस्टल पार्ट प्रोक्सोमियल पार्ट में चेंज होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर रेटिनोइक एसिड जाता है वहाँ प्रोक्सोमियल पार्ट बनता है। देन ट्रीटमेंट ऑफ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज डिस्टल ब्लास्टेमा टू स्पेसिफाइड द प्रोक्सोमियल ब्लास्टेमा एंड रीजनरेशन ऑफ फुल में बी इनिशिएटेड। तो ये तो सही है ना। ट्रीटमेंट विथ रेटिनोइक एसिड अफेक्ट ओनली डिस्टल ब्लास्टेमा कॉज देम टू ओनली प्रोक्सोमियल स्ट्रक्चर, नहीं ओनली डिस्टल पार्ट फॉर्म होगा, मतलब ओनली डिस्टल पार्ट अगर अफेक्ट होगा नहीं तो इसके अंदर बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एंटीरियर पार्ट्स, पोस्टीरियर पार्ट, डोर्सल, वेंट्रल पार्ट, तो ये सारे पार्ट जो हो गए ये अफेक्ट हो गए। देन ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ, यहाँ पर ओनली वाली अधिकतर क्या होता है CSIR नेट में, जहाँ पर ओनली, स्ट्रिक्टली, ऑलवेज ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो वो स्टेटमेंट 99.99% रॉन्ग होती, ये चीज़ याद रखना। इसलिए किसी भी एक एक स्टेटमेंट को पहले क्वेश्चंस को कैसे हल करो पता है, क्वेश्चंस को हल करो उनकी मतलब एक प्रकार का हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, मतलब कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको पहले सबसे पहले हटाओ, तो जो आपको राइट स्टेटमेंट होगी खुद में खुद ही समझ आएगी, है ना। ट्रीटमेंट विथ हाई लेवल ऑफ रेटिनोइक एसिड कॉज एनी ब्लास्टेमा टू फॉर्म ओनली डिस्टल स्ट्रक्चर, नहीं अगर रेटिनोइक एसिड का ट्रीटमेंट करेंगे तो डिस्टल स्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास ओनली तो नहीं फॉर्म होगा, प्रोक्सोमियल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, है ना। तो पहली बात तो क्या, मॉर्फोजन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ पर वो रेटिनोइक एसिड भी एक प्रकार का मॉर्फोजन की तरह काम करता है। जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है मॉर्फोजन की वहाँ पर इस प्रकार का मतलब वहाँ पर वो फेट को अचीव करता है, और जहाँ पर कंसंट्रेशन बिल्कुल कम होंगी या लेस होगी वहाँ पर दूसरे फेट को अचीव करेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ओनली बी, डी आंसर, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल डेवलपमेंट इन द अरेबिडोसिस शो इन प्लॉट, अगर हम एबीसी मॉडल की बात करें तो क्या होता है, जहाँ पर थ्री टाइप के क्लास ऑफ जीन होते हैं, जिसमें क्लास ए जीन, बी जीन, सी जीन, है ना। तो सेपल क्या बनता है यहाँ पर, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल, है ना। तो सेपल में क्या होता है, क्लास ए जीन होता है, इसके अंदर ए प्लस बी जीन होता है, इसके अंदर क्या होता है, बी प्लस सी जीन होता है, और इसके अंदर ओनली सी जीन होता है ना। अब हम बात करें, मैं यहाँ पर अच्छे से समझा देता हूँ आपको। इनमें क्या होता है, ए बी सी जीन होता है ना, ए बी सी जीन। ए जीन किसके लिए रिस्पॉन्स, ए जीन में कौन कौन सा होता है, एपिटेला 1, एपिटेला 2। बी जीन में कौन कौन से होते हैं, एपिटेला 3 और क्या होता है, एगमस, सॉरी पिस्टेला होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने गलत लिख दिया ये, है ना। एपिटेला 3 और यहाँ पर होता है पिस्टेला, और सी जीन में क्या होता है, एगमस जीन होता है ना। अब ये जो जीन होते हैं हमारे पास, ये जीन किसके लिए वर्क करते हैं, पहले सेपल, पेटल, स्टमन और कार्पल्स, है ना। कार्पल्स क्या होता है, ये ओवरी वाला पार्ट होता है,
है ना। यहाँ पर ओवरी ये मेल के स्पर्म फॉर्मेशन करता है ना। सेपल्स क्या होता है, सेपल आउटर पार्ट होते हैं जो कि फूल, पेटल्स क्या होता है, फूल की पंखुड़ियों को बोलते हैं ना। इस टाइप से फूल होता है ना हमारे पास, इस टाइप से अगर पंखुड़ियाँ है ना, तो इसके नीचे जो पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, इसको इस टाइप सपोर्ट देता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सेपल, और ये पंखुड़ियाँ हमारे पास क्या होती है, पेटल्स। और इनके बीच में इस टाइप से जो होते हैं ये एंथर होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टमन, है ना। बीच में, एकदम बीच में एक प्रकार का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ओवरी, या फिर हम बोलते हैं कार्पल, है ना। तो फर्स्टली क्या, सेपल को कौन बनाता है, क्लास ए जीन। पेडल को कौन बनाता है, B+A जीन। इसको कौन बनाता है, B+C स्टेमिन को। और लास्ट में कार्पल को ओनली C जीन बनाता है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात करें एपिटेला 2, एपिटेला 2 की बात करें तो क्लास 1 का जीन है ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल एंड पेटल के अंदर। तो सेपल और पेटल के अंदर, फर्स्टली हम बात करें सेपल्स के अंदर कौन कौन सा बोल रहा था मैंने, एपिटेला 1 और 2, इसके अंदर 3 और पिस्टेला, है ना। इसके अंदर, रुको 2 मिनट, इसमें क्लास है जीन, है ना। 2 मिनट, सॉरी, ये क्लास ए जीन आता है इसमें, इसमें A+B जीन आ रहा है, B+C जीन आ रहा है, इसमें C जीन आ रहा है। ए में कौन सा हमारे पास, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2, है ना। इसमें कौन सा आ रहा है, एपिटेला 1, 2 एंड पिस्टेला एंड 3। तो हम क्या हो रहे हैं, एपिटेला 2 जो होता है ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल में भी और पेटल में भी। हाँ, राइट क्वेश्चन है, सेपल में भी हो रहा है, पेटल में भी हो रहा है। एगमस इज द कंसाइडर एज द क्लास ए जीन, नहीं, क्लास C जीन है ना एगमस। एपिटेला 1 एक्सप्रेस ड्यूरिंग द कार्पल डेवलपमेंट, नहीं, कार्पल डेवलपमेंट में हमारे पास ओनली एगमस जीन होता है ना, एगमस, जो कि क्लास C का जीन है, क्लास C का, है ना। एपिटेला 3 एक्सप्रेस ड्यूरिंग द सेपल डेवलपमेंट, सेपल डेवलपमेंट में जहाँ पर सेपल्स के अंदर ओनली क्लास ए जीन आता है, जहाँ पे एपिटेला 1 और 2 यूज होता है ना, तो ये भी गलत है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हुआ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से जीन किसके लिए रिक्वायरमेंट है। और अभी नई रिसर्च के थ्रू क्या हुआ है, नई रिसर्च में क्या हुआ है कि जो हम क्लास ई जीन जो हम बोल रहे हैं, एक प्रकार का जीन हो रहा है जिसके अंदर हम बोलते हैं क्लास ई जीन, जो सारी क्लास में वर्क करता है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिडिस्टेक जीन, सिडिस्टेक जीन, है ना। और क्लास डी जीन जो होता है, क्लास डी जीन ये ओवरी का पार्ट बनाता है ना, जहाँ पर ओवरी का बोल सकते हैं हम एक प्रकार का मेचुरेशन होता है, मेचुरेशन या ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास क्लास डी जीन, है ना। और उसको सिडिस्टेक जीन शायद बोलते हैं। तो इनके नाम मेरे को कंफर्म याद नहीं है, पर मैं आपको अच्छे से इसका एक लेक्चर ही बना दूंगा जिसके अंदर कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझा दूंगा, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इसको ई जीन को हम क्या बोलते हैं, सेपेलेटा जीन, सेपेलेटा, और इसको डी जीन को सिडिस्टेक, है ना। तो ये नई रिसर्च है जिसके अंदर की बताया गया है। देन अगर हम बात करें इनके क्लीवेज की, ये सारे क्या है, क्लीवेज पैटर्न्स है। अगर क्लीवेज पैटर्न्स की बात करें तो मैं आपको एक डायग्राम शो करवाता हूँ। फर्स्टली क्या होता है कि हमारे पास 2 टाइप का क्लीवेज होता है, एक तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा हमारे पास होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, है ना। तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो 2 टाइप से डिवाइडेड है। अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, होलो ब्लास्टिक और एक होता है मीरोब्लास्टिक, है ना। होलोब्लास्टिक 2 टाइप से डिवाइड होता है, कौन सा, आइसोलेसिथल, है ना, और मीजोलेसिथल, है ना। तो आइसोलेसिथल में कौन कौन से होते हैं, अगर हम आइसोलेसिथल की बात करें तो आइसोलेसिथल में होता है हमारे पास रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज मतलब क्या होता है, फर्स्टली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, मेरीडोनल टाइप का मेरीडोनल क्लीवेज होता है, सेकेंड में मेरीडोनल होता है, थर्ड जो होता है इक्वेटोरियल क्लीवेज होता है, जो कि 2 सेल 4 सेल और लास्ट में इक्वेटोरियल जो होती है ये हमारे पास 8 सेल बनाती है ना। तो ये कौन कौन से इसमें होता है, इकाइनोडर्म और एम्फिओक्सिस में होता है। अब स्पाइरल क्लीवेज किस किस में होता है, एनिलिडा, मोलस्कस और फ्लैटवर्म में। ये स्पाइरल टाइप का जो होता है क्लीवेज फॉर्म करता है ना। बाइलेटरल क्लीवेज जो होता है ट्यूनिकेट्स में होता है, ट्यूनिकेट्स, बाइलेटरल क्लीवेज मतलब क्या होता है, 2 टाइप्स की सेल जो होती है प्रॉपरली डिवाइड होती है। रोटेशनल क्लीवेज मेमल्स में और निमेटोड्स में होता है, रोटेशनल, इस टाइप का रोटेट करते सेल जो होती है क्लीवेज करते जाती है।
मीजोलेसिथल क्लीवेज, अब सेकेंड हम बात करें, हमने फर्स्ट ली आइसोलेसिथल होलोब्लास्टिक के अंदर बात कर ली, सेकेंड हम बात कर ले मीजोलेसिथल की। तो मीजोलेसिथल जो होता है रेडियल क्लीवेज होता है, रेडियल जो होता है एम्फिओक्सिस में होता है ना, एम्फीबियन में होता है। एंड सेकेंड टाइप का अगर हम क्लीवेज की बात करें, जिसको हमने बोला मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक भी टू टाइप्स में डिवाइडेड है, टीलोएसिथल और सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल जो सुपरफिशियल क्लीवेज, जिसको मैंने अभी बताया पीछे साइनकाइटियल क्लीवेज है ना, इसमें मैंने बताया था आपको, फर्स्टली न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड लास्ट में क्या करता है, आपस सेल फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं सेलुलर ब्लास्टोडर्म। बाइलेटरल क्लीवेज जो होता है सिफेलोपोड्स में पाया जाता है ना, मेनली सुपरफिशियल क्लीवेज किसमें आता है, ड्रोसोफिला में। बाइलेटरल क्लीवेज सिफेलोपोड्स और मोलस्कस में पाया जाता है, जहाँ पर अपर पार्ट जो होता है ये क्लीवेज होता है ना। मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक का मतलब आपको समझ में आया कि होलोब्लास्टिक मतलब क्या होता है, होलोब्लास्टिक में वॉल पूरे एग में क्लीवेज होता है, पूरा एग जो होता है क्लीवेज पैटर्न करता है इस टाइप से, है ना। अब मीरोब्लास्टिक की बात करें तो मीरोब्लास्टिक जो होता है एक टू टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्टली जो होता है एक प्रकार का क्लीवेज पार्ट, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज पैटर्न, यहाँ पर क्लीवेज होंगे, और ये जो होता है ये न्यूट्रिशनल होता है, जो कि इस क्लीवेज को करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, इसलिए हमने इसको टू टाइप से डिवाइड किया है, टीलोरेसिथल हो गया। एंड देन हम डिस्कोइडल की बात करें, डिस्कोइडल जो होता है फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में डिस्कोइडल टाइप का होता है, जिसका अपर पार्ट जो होता है डिवाइड होते जाता है ना, जो बेसिकल पार्ट बेस वाला पार्ट होता है ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें, देन अगर हम बात करें फ्रॉग क्या है हमारे पास, एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन के अंदर हमने क्या देखा था, होलोब्लास्टिक क्लीवेज था, है ना, होलोब्लास्टिक क्लीवेज था। और होलोब्लास्टिक में भी कौन सा था, रेडियल क्लीवेज। अब होलोब्लास्टिक स्पाइरल की बात करें तो इंसेक्ट की जो मैंने बताया ड्रोसोफिला में सुपरफिशियल टाइप का क्लीवेज था। बर्ड्स की बात करें, ब्लास्ट में मीरोब्लास्टिक डिस्कोइडल क्लीवेज था। एंड फ्लैटवर्म की बात करें तो फ्लैटवर्म में हमारे पास क्या था, होलोब्लास्टिक स्पाइरल क्लीवेज। तो इससे हमारा फर्स्ट आंसर सही हुआ। तो आप वो जो मैंने आपको डायग्राम्स बताया उसको अच्छे से देखना एंड देन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्ब डेवलपमेंट इन द माइस इज ट्रू। माइस के अंदर लिम्ब डेवलपमेंट के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देन जीन इनकोडिंग फॉर TBX5 इज ट्रांसक्राइब इन द लिम्ब ऑफ फील्ड ऑफ हिंड लिम्ब। बेसिकली क्या होता है, TBX5 जो होता है ये फोर लिम्ब के लिए होता है ना, और TBX4 जो होता है ये हिंड लिम्ब के लिए होता है ना, हिंड लिम्ब के लिए। ये किस में होता है, ये माइस के लिम्ब डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं ना। और इसका लेक्चर मैंने बनाया है एकदम डिटेल वाइज, सारी चीज़ें लिखी है मैंने, सारी चीज़ें आपको समझाई भी है। तो आप मेरा लेक्चर देखना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। तो देन जीन ऑफ द TBX4 इज ट्रांसक्राइब द लिम्ब ऑफ फोर लिम्ब, नहीं ये भी गलत है। द जीन ऑफ इनकोडिंग द आइसोलेट TBX4 एंड PTX आर एक्सप्रेस इन द प्रिजम्पटिव हिंड लिम्ब, दिस आर द ट्रू, ये सही है। एंड द आइसोलेट 1 TBX4 प्रिजर्व द फोर लिम्ब, ये गलत है ना। TBX4 क्या आता है हमारे पास, हिंड लिम्ब के अंदर था, मैंने बताया हिंड लिम्ब के अंदर। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, थर्ड वाली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी एलिगन से रिलेटेड। सी एलिगन एम्ब्रियो यूज द बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, है ना। सी एलिगन में ऑटोनोमस भी कंडीशनल और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी होता है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब भी मैंने आपको बता चुका हूँ। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन द फोर सेल स्टेज जो होती है हमारे पास कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोडर्म सेल लीनेज, also in the establishment of dorsal ventral axis following a statement regarding the thiis the P2 cell is removed। अगर हम P2 सेल को रिमूव कर देते हैं, the yearly 4 cell stage the EMS cell will divide into the two MS cell and no ectoderm will be made। फर्स्टली क्या होता है, E2 सेल की हेल्प से क्या होता है, पोपन जीन किसको इनिबिट कर रहा है, ई सेल को। तो P2 सेल क्या करती है, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, P2 सेल जो होती है ये
ईएमएस सेल को सिग्नल प्रोवाइड करती है किसके लिए? ये ईएमएस सेल एक जीन को प्रोवोक करता है, पोपन जीन। पोपन जीन क्या करता है, किसको इनहिबिट करता है? ई सेल के फेट को, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म को इनहिबिट कर रहा है ना। तो P2 सेल जो होती है ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करती है जो कि पोपन जीन के जो भी इफेक्ट है उसको कम कर देती है, देन ई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है ना। मतलब P2 सेल अगर हम रिमूव कर देते हैं तो दोनों सेल क्या बन जाएंगे हमारे पास? MS सेल बन जाएंगे ना, मेसोडर्म की सेल बन जाएगी। तो क्या हो रहा है, देन P2 सेल इज रिमूव्ड, द ईयरली 4 सेल स्टेज, EMS सेल विल डिवाइड इनटू 2 EMS सेल एंड नो एक्टोडर्म सेल। तो ये सही है स्टेटमेंट, है ना, मैंने आपको समझा दिया। इन द पोप1 डिफिशिएंट एम्ब्रियो, अगर पोप1 जीन नहीं होगा तो दोनों सेल, द बोथ EMS डॉटर सेल बिकम ई सेल, ये भी सही है। व्हेन द पोजीशन ABA एंड ABP वाज रिवर्स्ड, देयर फेट गेट रिवर्स्ड, नहीं, अगर हम ABA और ABP सेल को अगर रिवर्स कर देते तो उसका फेट रिवर्स नहीं होता है, वो सेल उसका फेट नॉर्मल इम्ब्रियो का ही फॉर्मेशन करेंगे, है ना। जो ABA और ABP सेल है ना, ABCP सेल जो होती है, अगर ये इनके पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ये ओनली P2 सेल से सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर P2 सेल की सिग्नलिंग नहीं होंगी तो ABP सेल भी हमारे पास ABA में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। इन एम्ब्रियो वुज मदर हैव म्यूटेंट GLIP1 ABP इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ABA सेल। इसमें क्या पूछा है, द बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड ऑफ स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एट 4 सेल स्टेज कैन बी सीन इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्टोडर्म एंडोडर्म सेल लिनेज, ऑल्सो इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की बात करी इन्होंने, फॉलोइंग आर फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। डोर्सल वेंट्रल की बात करिए तो डोर्सल वेंट्रल के लिए अगर हम बात करें, द एम्ब्रियो हुज मदर है म्यूटेंट GLIP1, द ABP इज ट्रांसफॉर्म इनटू द ABA सेल। हालांकि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बट इनने किस चीज की बात करें, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की। अब हम डोर्सल वेंट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास ये करेक्ट है ना। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्प्लिटिंग ऑफ माइग्रेशन और वन शीट इनटू द टू शीट सीइंग द हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन, है ना। हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन बेसिकली डिलेमिनेशन प्रोसेस से होता है। अब ये सारी प्रोसेस कैसी होती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम बात करें इन्वेजिनेशन की, तो इन्वेजिनेशन में क्या होता है, फर्स्टली जैसे ही हमारे पास यहाँ की जैसे एक के अंदर अगर हम स्पर्म एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद में यहाँ पर जो ग्रे क्रिसेंट सेल बन जाती है। अब ये ग्रे क्रिसेंट सेल जो होती है बोटल सेल का फॉर्मेशन करती है, बोटल सेल का फॉर्मेशन करती है। और बोटल सेल जो होती है इन्वेजिनेशन की प्रोसेस करती है, मतलब अंदर धंसती जाती है इस टाइप की, है ना। तो इस सेल को हम इनफोल्डिंग ऑफ शीथ ऑफ द सेल मच लाइक इन आइडेंटेशन ऑफ द सॉफ्ट रबर बॉल व्हेन दिस पॉकेट। तो ये फर्स्टली किस में पाया जाता है, सी आर्चिन एंडोडर्म में से पाया गया था। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन्वोल्यूशन की बात करें तो इन्वोल्यूशन में क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है एक प्रकार की सेल की। आउटर लेयर जो होती है, आउटर लेयर इनर लेयर के ऊपर स्प्रेड करती है इस टाइप का, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन। अगर जहाँ पर भी आपको स्प्रेडिंग वर्ड दिखे देने क्या कर रहा है, इन्वोल्यूशन कर रहा है। इंग्रेशन की बात करें तो जहाँ पर आपको माइग्रेशन वर्ड दिखे, है ना, ये माइग्रेशन टाइप का, तो वहाँ पर क्या होता है, इंग्रेशन। फिर भी आप पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना। देन अगर कभी हम पैरेलियल की बात करें, यहाँ पर पैरेलियल, अगर हम पैरेलियल शीट की बात करें तो वहाँ पर डिलेमिनेशन की प्रोसेस होती है। डिलेमिनेशन ओनली किस में होता है, हाइपोब्लास्ट के ब्लास्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट में बर्ड में हाइपोब्लास्ट के फॉर्मेशन के लिए, है ना। हम बात करें इंग्रेशन की, इंग्रेशन किस किस में होता है, सी आर्चिन, मेसोडर्म और ड्रोसोफिला के किसमें होता है, ड्रोसोफिला के न्यूरोप्लास्ट में। और इन्वोल्यूशन की बात करें तो एम्फीबियन मेसोडर्म में होता है। इपीबोली क्या होता है, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होना, आउटर लेयर जो होता है एपिथेलियल शीट का फॉर्मेशन होना, इसको हम एपिडर्मल सेल होता है। इसकी किसमें होता है, एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन द सी आर्चिन एंड ट्यूनिकेट्स एंड एम्फीबियंस। तो आपको मैंने एक शॉर्ट वर्ड भी बता दिए। अब हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। तो इसमें क्या बोला है, फर्स्टली स्प्लिटिंग ऑफ और माइग्रेशन वर्ड भी आ गया, तो आप इससे इंग्रेशन मत लगा देना, पर फिर भी मैंने आपको बोला पूरा ही पढ़ना। एंड वन शीट ऑफ द सेल टू शीट ड्यूरिंग द हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन। हाइपोब्लास्ट किस में फॉर्म हो रहा है, ये चीज देखो, मतलब पेरेलियल अगर कभी आया तो भी डिलेमिनेशन होगा और हाइपोब्लास्ट तो भी आया तो भी डिलेमिनेशन होगा ना। तो ये चीज याद रखना। इंग्रेशन के लिए हम माइग्रेशन देखेंगे, यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। इन्वोल्यूशन के लिए यहाँ पर स्प्रेडिंग होती है।
डिलिमिनेशन के लिए या तो पेरिलियल देखेंगे, या तो अगर कभी उसका एग्जाम्पल आ जाए हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये सब चीज़ें। इन्वेजिनेशन के लिए हम क्या देखेंगे, इन्वेजिनेट करती है हमारे सेल, मतलब अंदर पॉकेट फॉर्मेशन करती है। तो मैंने आपको एक बेसिकली शॉर्ट वर्ड बताया जिससे कि आपको ये जानने में आसानी हो। तो मेरा लेक्चर में यही खत्म करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस को लेके आऊँगा, और सारे क्वेश्चंस जो होंगे अपन और अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे को खुद को और अच्छा मोटिवेशन आए और मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस को फॉर्म करूँ। तो थैंक यू।